अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का आर्टिकल तलख नवाई मोहम्मद इजहारुल हक का है, जिसका उन्वान है बैलगाड़ी पर लॉन्ग ड्राइव। ये एक निस्बतन खुशगवार शाम थी, बादल थे और हवा भी। मैंने नोट किया कि सारा दिन घर की झाड़ पूछ करने के बाद अहलिया थकावट से बेहाल चारपाई पर जैसे गिर ही पड़ी थी। हमारी खवातीन घर खा 5 मरले का हो या कई कनाल का, सफाई के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं और शाम को हाय हाय करने लगती हैं। खिड़की से बादल नजर आ रहे थे और हवा से दरख्तों की रक्स करती झूमती टहनियां भी। अहलिया से कहा कि आओ गाड़ी में जरा बाहर का एक चक्कर लगा कर आते हैं। वो नेक वक्त अफीफा आकर गाड़ी में बैठ गई। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। जनूबी एशिया के इस सुलगते जलाते और भूनते मौसम में कम ही ऐसी शामें होती हैं जिनमें ड्राइविंग से लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। हम शाहरा के एक ऐसे टुकड़े से गुजर रहे थे जिसके दोनों तरफ घने दरख्त थे। दाएं तरफ देखा तो दरख्त के नीचे कुर्सी पर एक साहब बैठे थे। मैं रुक गया। शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। जिस कुर्सी पर ये साहब बैठे हुए थे वो कोई आम कुर्सी नहीं लग रही थी। पुश्त से खासी ऊंची थी, जैसे तख्त की पुश्त पर दोनों तरफ ऊंचे मीनार नुमा डंडे नस्ब होते हैं। नशिस्त वाली जगह से कम ख्वाब की झालर लटक रही थी। गाड़ी एक तरफ खड़ी करके मैं बाहर निकला और उस शख्स की तरफ बढ़ा। ज़हन इस इसना में यादाश्त के समंदर में कई गोते लगा चुका था। कुर्सी के करीब पहुंचकर अचानक एक रोशनी सी ज़हन में दार आई और मैंने उस शख्स को पहचान लिया। ये तो मुगल बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर थे। मैंने आगे बढ़कर झुककर मुसाफा किया और अर्ज किया कि जहां पना, पहचान लिया है? आप यहाँ कैसे? फरमाया तुम्हें मैं जानता हूँ। हिंद की तारीख के तालिब इल्म हो दस्त बदस्ता खड़े होकर पूछा, जनाब यहाँ कैसे? कहने लगे, फरिश्तों की करम फरमाई है, चंद दिनों के लिए इस दुनिया दू में वापस भेजना है कि उन अजायबात को देख सकूं जो मेरे जमाने के बाद ज़हूर पजीर हुए हैं। पहले तो स्याह रंग की इस पक्की शाहरा को देखकर मैं हैरान हुआ, फिर इस पर तेजी से चलती भागती दौड़ती गाड़ियां सवारियां जो बखियों जैसी हैं। शहनशाह मुअज्जम ने मेरी गाड़ी को देखा जिसमें मेरी अहलिया बैठी थी। मुझसे पूछा, क्या तुम शाही खानदान से हो? अर्ज किया, नहीं आलिजा, मेरा तो यहाँ से शाही खानदान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आम आदमी हूँ और आम आदमी होने का सबूत यह है कि बिजली और गैस के बिल सारी जिंदगी अपनी जेब से अदा किए हैं। शहनशाह ने हैरत से पूछा कि फिर तुम्हारे पास ये तेज भागती हुई बग्घी कैसे आई? अर्ज किया कि सुल्तान मुअज्जम इस बग्घी को गाड़ी कहते हैं, यह अब आम शहरियों के पास भी होती है। मैं और मेरी अहलिया जरा लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले हैं। मुझसे पूछा, तुम सर थॉमस राव को तो जानते होगे? अर्ज किया, हजूर जानता हूँ, बरतानवी सिफारतकार था जो जहां पनाह के दरबार से वाबस्ता था। शहनशाह फरमाने लगे, तो फिर तुमने उसकी वो तहरीर भी पढ़ी होगी जिसमें उसने मेरी लॉन्ग ड्राइव के बारे में लिखा था। अर्ज किया, बंदा परवर, बिल्कुल पढ़ी है। उसने लिखा है कि आप एक दिन रोमांटिक मूड में थे, आपने जवान को फारिग कर दिया, साथ मलका नूर जहां को बिठाया और बैलगाड़ी खुद ड्राइव करते हुए हवा खारी को निकल गए। शाम खुशगवार थी, इसलिए गाड़ी का छत हटा दिया गया। ये शाम सिर्फ और सिर्फ आपकी थी। फिर जब आप वापस तशरीफ लाए तो चिराग गुल कर दिए गए ताकि मलिका मुअज्जमा को बैलगाड़ी से उतरते हुए कोई देख न सके। शहनशाह फरमाने लगे, देखो तुम एक आम आदमी होकर भी अहलिया के साथ इस बर्क रफ्तार तिलिस्मी बग्घी में सैर कर रहे हो और मैं शहनशाह हिंद होकर बैलगाड़ी में जाता था। मैंने झुककर अर्ज की कि हजूर अनवर, ये तो कुछ भी नहीं है। आपके अहद जहांगीरी का मुकाबला आज के पाकिस्तान से किया जाए तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तबकाती तकसीम आपकी सल्तनत में भी थी। अपर क्लास ने आज के दौरे जरी में बहुत मजे उड़ाए हैं, मगर जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपके अहद में भी अदालतों में काजी तैनात थे, मगर खजानों के मुंह जिस तरह आज के काजी हजरात के लिए पंजाब हुकूमत ने खोल दिए हैं, उसका आपकी हुकूमत में कोई सोच भी नहीं सकता था। 11 काजियों को 36 करोड़ रुपए का कर्ज बिला सूद दिया गया है। यकमुश्त बांटे जाने वाले ये भारी कर्जे वापस किस्तों में लिए जाएंगे, जबकि इन काजी हजरात में से कुछ रिटायर्ड भी हो जाएंगे। भारी भरकम मुशायरे और ढेरों मराहत हासिल करने वाले हजरात को कर्जे बिला सूद पेश किए गए हैं और प्लेट में रखकर पेश किए जा रहे हैं, मगर किसी गरीब पाकिस्तानी को अव्वल तो कर्ज मिलता ही नहीं और अगर मिल जाए तो सूद इतना देना पड़ता है कि नस्लें याद रखती हैं। हजूर जब बादशाह थे और बीमार पड़ते थे तो आपका इलाज वही तबीब और वईद करते थे जो मुल्क में मौजूद होते थे। आपके वालिद
بزرگوار اکبر اعظم جب علیل ہوئے تو ان کا علاج حکیم علی گیلانی نے کیا جو ایک مقامی طبیب تھے۔ پھر جب آپ کے فرزند شاہ جہاں کی پسندیدہ بیٹی جہاں آرا کے ریشمی لباس نے ایک چراغ سے آگ پکڑی اور وہ بری طرح جھلس گئی تو طبیب ایران سے منگوائے گئے، نہ کسی اور پڑوسی ملک سے۔ بادشاہ کے ملازموں میں سے ایک ملازم عارف چیلا نے شہزادی کے لیے ایک خاص مرہم تیار کی۔ پھر ایک مقامی فقیر نے جس کا نام ہامون تھا شہزادی کا علاج کیا، مگر شہنشاہ معظم آج کے حکمران تو چھینک آنے پر بھی بیرون ملک جاتے ہیں اور چھینک کا علاج لندن سے ہوتا ہے یا دبئی سے یا امریکہ سے۔ بڑے بھائی تو پہلے ہی علاج کے لیے لندن میں مقیم ہے اور کئی برسوں سے وہاں علاج کرا رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ چھوٹے بھائی بھی وزارت عظمیٰ سے فراغت پاتے ہی لندن تشریف لے گئے ہیں اور ابھی تک وہیں مقیم ہے۔ عوام جب سنتے ہیں کہ چھوٹے میاں صاحب نے لندن سے ٹیلی فون پر میڈیا کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تمام ٹیسٹ کلیئر آ گئے ہیں، تو عوام سوچتے ہیں کہ دہائیوں تک مطلق العنان حکمران کرنے والے یہ محترم برادران اپنے ملک میں کوئی ایک شفاخانہ بھی ایسا نہ بنا سکے جہاں علاج تو چھوڑیے ٹیسٹ ہی کروا لیتے۔ عوام جب سنتے اور پڑھتے ہیں کہ علاج کے بعد ٹیسٹ بھی لندن میں ہی کرائے جاتے ہیں تو جو کلمات ان کے منہ سے نکلتے ہیں وہ صفحہ کرتاس پر منتقل نہیں کیے جا سکتے۔ زرداری صاحب جب اپنے عہد صدارت میں بیمار پڑے تو علاج کے لیے دبئی منتقل ہو گئے اور قصر صدارت کا عملہ بھی اس عرصے کے لیے وہیں جا بسا۔ اس سال کے آغاز میں بھی زرداری صاحب خدا انہیں تندرست رکھے علاج کے لیے دبئی ہی گئے۔ ان دونوں حکمرانوں خاندانوں کو لندن اور دبئی ہی شفا ملتی ہے، جبکہ پاکستانی عوام کا سرکاری ہسپتالوں میں دھکے کھاتے ہیں یا نجی ہسپتالوں میں کھال اترواتے ہیں۔ شہنشاہ معظم میری بات سنتے رہے، پھر ایک ہی فکرہ کہا کہ ہم مغل بادشاہ تو آج کے پاکستانی حکمرانوں اور اشرافیہ کے مقابلے میں نچلے طبقے سے بھی بدتر تھے۔ پھر میں نے انہیں کسی کو یہ کہتے سنا کہ مجھے واپس لے جاؤ، میں اس ظلمت قدے میں نہیں رہ سکتا۔